हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। ठीक है, आज पेपर 2 में हम चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, रोग निदान पेपर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट है और ये रोग निदान पेपर 2 की भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गृहिणी रोग। ठीक है, अब देखो, अब गृहिणी का मतलब क्या होता है मॉडर्न में? वो होता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो होता क्या है एक्चुअली, जब भी आप खाना खाते हो तो वो आपके अमाशय में जाता है और पकवासे में जाता है। ठीक है, मेनली जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो डुडोनियम, जैजुनम, इलियम, इन वाले पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनमें क्या एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस में तो ये होता है, लेकिन जब ये माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, जब गृहिणी होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, गृहिणी के अंदर हमारा पित्त होता है, पित्त होता है, अग्नि होती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी अग्नि कम हो जाती है, तो जो आहार है उसका पाचन नहीं हो पाता, तो उसका बिना ही एब्जॉर्प्शन हुए ही जो सारा खाना है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गृहिणी रोग। ठीक, तो इस गृहिणी रोग में हम पहले देखते हैं कि गृहिणी पाचक संस्थान का एक भाग विशेष का नाम होता है। गृहिणी क्या होता है? गृहिणी को हम डुडोनियम से रिलेट करते हैं मॉडर्न में, तो ये एक पाचन संस्थान का एक विशेष का नाम बताया गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपने मॉडर्न में काफ़ी बार देखा ही होगा ये चीज़, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से लीवर होता है। ठीक, यहाँ से पेनक्रियाज होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लीवर की डक्ट आती है, और लीवर के मतलब लीवर की डक्ट आती है, सिस्टिक डक्ट हम जिसे बोलते हैं। ठीक, तो वो क्या करती है, वो कुछ सिक्रीशन लाती है एंड देन कुछ पेनक्रियाज के सिक्रीशन होते हैं। जो सेकंड पार्ट, ये वाला जो सेकंड पार्ट होता है डुडोनियम का, ठीक है, ये वाला जो सेकंड पार्ट होता है डुडोनियम में जो दिख रहा है, तो इसमें क्या करती है, ये दोनों इस डक्ट के थ्रू, एक हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है, इसके थ्रू अपने लीवर के जितने भी सिक्रीशन होते हैं, पेनक्रियाज के जितने भी सिक्रीशन होते हैं, इस डुडोनियम वाले पार्ट में, डुडोनियम वाले पार्ट में सिक्रीट कर देती है। ठीक है, और डुडोनियम में क्या होगा, बाइल जूस हो गया और जितने भी एसिड सिक्रीशन थे वो सारे हो गए। ठीक है, अब जो यहाँ से आहार होगा जो हमारे डुडोनियम में जाएगा, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अच्छे से यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के जूस आए, डाइजेस्टिव जूस आए, जो उसको डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो यानी जो सेकंड पार्ट ऑफ डुडोनियम था, वैसे डुडोनियम 4 पार्ट होते हैं। मेनली जो हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट है, ये कहाँ पर ओपन होती है, सेकंड पार्ट ऑफ डुडोनियम में ओपन होती है, जहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूस आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस आते हैं, लीवर के जूस आते हैं, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, अब इसी को हम आयुर्वेद में किससे रिलेट करते हैं, अपने पित्त से रिलेट करते हैं, कि पित्त से रिलेट कर लो या अग्नि से रिलेट कर लो। ठीक है, कि इसी इसी जो सेकंड पार्ट ऑफ डुडोनियम था, जो ऐसे सी शेप मैंने बनाया था ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये जो मैंने पार्ट बनाया था, ये इसको हम डुडोनियम बोलते हैं, जिसको हम आयुर्वेद में गृहिणी के नाम से जानते हैं। एक बार अलग से फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ये देखो, ये जो ये जो बनाया ना सी शेप्ड, ये वाला जो सी शेप्ड है यहाँ से, ये वाला, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, गृहिणी या फिर डोडोनियम। और मॉडर्न के अनुसार इसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है लीवर का और पेनक्रियाज का, और आयुर्वेद के अनुसार इन सिक्रीशन को ना बोलकर, इन जूस को ना, डाइजेस्टिव जूस को ना बोलकर यहाँ पर बोलते हैं अग्नि। कि यहाँ पर क्या होता है, अग्नि का स्थान होता है। और कौन सी अग्नि होती है, हमारी जठर अग्नि होती है। ठीक है, और जठर अग्नि होती है, और इसी स्थान पे हमारी कौन सी एक वायु भी होती है, जो होती है समान वायु। अब यही समान वायु क्या करती है, इस जठर अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, और अग्नि संतुषण होती है, अग्नि बढ़ती है, और जो भी आहार हम यहाँ से खा रहे हैं इसका पाचन करने का काम करती है। ठीक है, अब गृहिणी रोग के अंदर क्या हो जाता है कि ये जो अग्नि है ये मंद हो जाएगी। अब ये मंद हो जाएगी, अब जो भी खाना यहाँ से यहाँ आएगा, ये अग्नि मंद होगी तो ये पाचन नहीं करेगी, जैसा खाना आ रहा है वैसे ही सारे खाने को बॉडी से बाहर निकाल देगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, देखो फिर से देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जो भी आहार है ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे अग्नि बढ़ी हुई थी, मतलब अग्नि है, तो अग्नि उसका पाचन कर देगी। तो पाचन करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अन्न आया, ठीक है, अन्न आया तो अन्न को अन्न रस में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगी, अग्नि करेगी। ठीक है, तो ये क्या बना, अन्न रस बनेगा। अब इस अन्न रस में फिर से अग्नि वर्क करेगी, तो इसके दो पार्ट बनेगा, एक सार भाग, एक मल भाग। ठीक है, अभी सार भाग को हम क्या कहते हैं, ये हमारा मेन पार्ट होता है। इससे हमारे धातु वगैरह की पुष्टि हो जाएगी, पूरे शरीर की पुष्टि हो जाएगी।
लेकिन जो मल भाग है इसको बॉडी से हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। मान लो कि यदि ये अग्नि जो ये यहाँ पर जो अग्नि थी, यहाँ पर जब अन्न आया, यहाँ पर ये अग्नि कैसी हो गई, मंद हो गई, तो पाचन हो पाएगा? तो पाचन नहीं हो पाएगा। जब अन्न रस पे ये अग्नि कह रहा मंद है, ये अग्नि कैसी है, मंद है, तो सार भाग क्या बनेगा, कम बनेगा, और मल भाग ज़्यादा बनेगा। भाई अग्नि मंद है ना, तो अग्नि मंद है तो अन्न रस से सारे न्यूट्रिएंट्स को हम नहीं ले पा रही है हमारी बॉडी, तो इससे क्या होगा, सार भाग कम बनेगा, धातु कम बनेगी, मल भाग ज़्यादा बनने लग जाएगा। और आप जब जब जानते हो मल ज़्यादा बनता है, यानी कि जो बॉडी के एक्सक्रीशन है, जो बॉडी का वेस्ट अगर हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है, जैसे यूरिया, यूरिक क्रिस्टल, यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट होता है, तो अलग अलग प्रकार के गाउट वगैरह ऐसे रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होगा, हमें यहाँ पर ग्रहणीगत रोग देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे बात को? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने पढ़ा ग्रहणी। ग्रहणी को हम रिलेट करते हैं माल एब्जॉर्ब सिंड्रोम से, यानी कि ग्रहणी के अंदर क्या होता है, अग्नि होती है। ग्रहणी के अंदर क्या होती है, अग्नि होती है। तो अगर वो अग्नि मंद हो जाएगी तो आपको ग्रहणीगत रोग देखने को मिलेंगे। अब देखो ग्रहणी क्या है, एक स्थान का नाम है। ग्रहणी क्या है, एक ऑर्गन विशेष का नाम है, उसके रहने वाली जो अग्नि है, ठीक है, उसके अंदर रहने वाली अग्नि। जैसे मैं अगर रूम की बात करता हूँ, रूम की, देखो रूम क्या हो जाएगा, हमारा आश्रय हो जाएगा, और मैं रूम के अंदर रहने वाले क्या हो जाऊंगा, आश्रय हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आपकी गृहिणी है वो आश्रय हो जाएगी, किसका आश्रय हो जाएगी, वो अग्नि का, ठीक है, और अग्नि क्या हो जाएगी, आश्रय हो जाएगी। मतलब अग्नि गृहिणी के अंदर रहने वाली है। गृहिणी एक ऑर्गन है, ठीक है, और इसके अंदर रहने वाली अग्नि है, ठीक है। तो आश्रय और आश्रय रिलेशन है इन दोनों का। ठीक, पहले हमने क्या बताया, गृहिणी पाचक संस्थान का एक भाग विशेष का नाम है, ठीक है। तो गृहिणी क्या बताया, एक विशेष स्थान का नाम, एक विशेष भाग का नाम, ये है ना, एक भाग विशेष का नाम है, मतलब किसी एक ऑर्गन का नाम है, ठीक है। और उस ऑर्गन का नाम क्या, पाचन संस्थान, मतलब ऐसे ऑर्गन का नाम, मतलब ये एक ऐसा भाग है जहाँ पर आपका पाचन होता है, ठीक। आश्रय गृहिणी होती है, आश्रय अग्नि होती है। अब आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में क्या कहा है कि अमाशय, अमाशय और पक्वाशय, अमाशय और पक्वाशय के मध्य एक स्थान होता है, उसे, उसमें षष्ठी धरा कला होती है, षष्ठी धरा कला होती है। अब षष्ठी धरा कला कौन सी होती है, यहाँ पर षष्ठी धरा कला होती है पित्त धरा कला, ठीक है। उसी षष्ठी धरा कला को या पित्त धरा कला को हम क्या कहते हैं, गृहिणी कहते हैं। इस गृहिणी के अंदर अग्नि का प्रथम केंद्र होता है, मतलब अग्नि का स्थान होता है, ठीक। एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी कभी फर्स्ट ऑफ के अंदर, मरम पिपेशु, यानी मांस धरा कला, रक्त धरा कला, मेद धरा कला, श्लेष्म धरा कला, पूरी धरा कला, पित्त धरा कला, ये होती है छठी। इसको बोले हम षष्ठी पित्त धरा कला। तो षष्ठी कला यानी षष्ठी पित्त धरा कला होती है, तो वही षष्ठी जो पित्त धरा कला होती है वहाँ पर गृहिणी का स्थान होता है, और इस गृहिणी के अंदर अग्नि का प्रथम केंद्र होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना आप। और फिर शुक्र धरा कला, तो ये 7 धरा कलाएँ आपको याद रहनी चाहिए। देन इसके बाद हम कार्य की बात करते हैं, तो अग्नि का कार्य क्या करता है, अन्न को धारण करता है। भाई जो भी अन्न आता है, जो भी अन्न आता है स्टोमक से, वो कहाँ पर आता है, डुडोनियम के अंदर आता है, गृहिणी के अंदर आता है। इसको धारण करने का, स्टोर करने का भी काम कर रही है, और पाचन करने का। भाई इसके अंदर अग्नि रहती है, अग्नि क्या करेगी, उस सारे आहार को पाचन करने का काम करेगी, सार भाग में, मल भाग में, ठीक है, और शोषण करने का भी काम करती है। शोषण करने का काम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट रह जाते हैं, एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन रह जाता है, उन सभी को शोषण करने का भी काम भी यहाँ पर ये गृहिणी के अंदर ही होता है। मल का विसर्जन, मल का विसर्जन, अभी सार भाग बन रहा है, मल भाग बन रहा है, तो मल को निकालने, मल को भेज देगी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको बाहर निकाल दो, तो विसर्जन करने का काम करती है। लेकिन इन केस अगर मंद अग्नि हो जाए, अगर मंद अग्नि हो गई, तो गृहिणी आम अन्न को शरीर से बाहर निकाल देती है। मतलब जो अभी आम अन्न है, मतलब जो भी अपक्व अन्न है, जो अच्छे से उसका पाचन नहीं हुआ है, उसके अंदर से विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं करा गया है, तो उनको भी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि मंद हो गई, अग्नि मंद हो गई तो उस अन्न से वो न्यूट्रिएंट को नहीं ले पाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं, 2 प्रकार की अग्नि होती है, एक होती है स्वतंत्र, सॉरी अग्नि नहीं, 2 प्रकार की गृहिणी होती है, एक स्वतंत्र गृहिणी, एक होती है परतंत्र गृहिणी। अब स्वतंत्र गृहिणी के अंदर क्या बताया गया है कि जिसमें जठर अग्नि की विकृत हो जाए, किसके अंदर, जिसमें जठर अग्नि की विकृत हो जाए। तो मैंने पहले ही बताया है, गृहिणी के अंदर क्या रहती है, आपकी अग्नि रहती है, कौन सी रहती है, जठर अग्नि। अगर जठर अग्नि विकृत हो जाती है तो एक स्वतंत्र गृहिणी, ठीक है। और परतंत्र मतलब क्या है, देखो स्वतंत्र मतलब खुद के कारण की वजह से, परतंत्र मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे कारण की वजह से, जैसे कि अतिसार आदि, मतलब आपको अतिसार हुआ, अतिसार की वजह से आपको यहाँ पर गृहिणीगत रोग देखने को मिला है, उसको हम बोलते हैं परतंत्र। मतलब ये जो गृहिणी हुई है वो किसी दूसरे रोग की वजह से हुई है, ठीक है। अब एक कॉमन टर्म है जैसे कि आग, मतलब अतिसार, अर्श और गृहिणी, तो इन तीनों रोग से क्या होती है, परतंत्र गृहिणी देखने को मिलती है, ठीक है। आग से याद रखना, अतिसार, अर्श और गृहिणी
तीनों ही रोग से क्या होती है, आपको ग्रहणी रोग देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको पहले चैप्टर में ट्रिक बताई थी कि आग में आपको अतिसार, अर्श और ग्रहणी के अंदर याद रखना है, जो तीनों ही रोग है वो मंद अग्नि के कारण की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अतिसार पढ़ाया है, तो अतिसार में भी बताया था कि जब आपकी अग्नि मंद हो जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, आहार का अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अतिसार के अंदर भी आपको अग्नि की सामान्य चिकित्सा करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो अतिसार वाला चैप्टर देखना, वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको कवर कराया है। ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की। जब मंद अग्नि द्वारा विदगत आहार अधोमार्ग द्वारा पक्व या अपक्व मल रूप से प्रवृत्त होता है, उससे ग्रहणी रोग कहते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जब आपके बॉडी के अंदर, यानी जब ग्रहणी के अंदर जो जठर अग्नि है वो मंद हो जाए, तो मंद अग्नि हो जाएगी तो विदगत आहार मतलब विदगत आहार मतलब जो जला हुआ आहार है या फिर अपक्व आहार है, जो अधोमार्ग द्वारा पक्व या अपक्व मल के रूप में प्रवृत्त होता है। ठीक है, मतलब वो आपका जो मल रूप मतलब जो अपक्व मल होगा रूप में प्रवृत्त होता है। कहने का मतलब ये है कि देखो, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जैसे ये अमाशय से अंदर, अमाशय के अंदर आहार था, ये आहार ग्रहणी के अंदर गया। अब इस ग्रहणी के अंदर अग्नि कैसी थी, मन थी, मन थी। तो ये जो भी आहार था, चाहे वो पक्वाहार हो चाहे वो अपक्वाहार हो, दोनों ही क्या करेगा, मल रूप से वो बॉडी को बाहर निकाल देगा। मतलब वो पके या न पके तो ग्रहणी क्या कर देगी, इसको बॉडी से बाहर कर देगी। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी रोग कहते हैं। ठीक है, इस रोग में अपक्व या पक्व अन्य विदगत होकर अधोमार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है। देखो विदगत का मतलब है वो जलकर एक तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो कि अग्नि क्या हो गई, आपकी विषम हो गई, अग्नि बहुत ज़्यादा हो गई या अग्नि कार हो गई, तो विदगत होकर दिमाग से शरीर से बाहर निकाल लेता है। फिर इसके अति निदान बताए गए हैं। देखो वैसे तो इसके बहुत सारे निदान हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर निदान बताया है वो किसका बताया, आचार्य सुश्रुत का बताया है। ठीक है, तो आप वैसे तो बहुत सारे निदान लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको अभोजन, अजीन, विषम आसन, गुरु शीत, विमन विरेचन का अच्छे से प्रयोग न करना, किसी व्याधि के द्वारा। ठीक है, ये सब लिख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से लिखा है कि अतिसारे निवृत्ते अपि मंदे अग्नि अहितम आसनम। तो अहितम आसीन, तो भू संदूषतो बहिरो ग्रहणी अभिदूष्यते। तो ये सुश्रुत का है, ये बताते हैं कि अतिसार के बाद, अतिसार के बाद मंद अग्नि में, देखो अतिसार के बाद और अग्नि, अतिसार के बाद आपकी अग्नि कैसे हो जाती है, मंद हो जाती है। उसमें आप कह रहे हैं कि मंद अग्नि में अहित भोजन करते हो, अहितम अहितासित भोजन करते हो, तो भी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ग्रहणीगत रोग देखने को मिलेगी। भाई मैंने बताया ग्रहणी किसकी वजह से होता है, मंद अग्नि की वजह से होता है। तो अतिसार की कंडीशन में भी क्या था, आपकी अग्नि मंद थी और उस मंद अग्नि पर आप अहित भोजन करते हो, तो भी आपको यहाँ पर ग्रहणी रोग देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद भू संदूषित हो बहिरो ग्रहणी अभिदूष्यते थे। और बताया गया है कि अतिसार के ठीक है, तो फिर बताया गया है कि या देखो अतिसार या तो अतिसार से निवृत्त अपी हो, मतलब अतिसार से निवृत्त अपी का मतलब है कि आपको अतिसार हो तो अतिसार के बाद क्या हो जाता है, आपकी मंदाग्नि हो जाती है, उसमें आप अहित भोजन का सेवन करते हो। ठीक है, या फिर अतिसार के बिना मंद अग्नि अहितम भोजन, या अतिसार के बिना ही, मतलब अतिसार नहीं है लेकिन आपकी अग्नि मंद है, फिर भी आप अहित भोजन का सेवन करते हो, तो भी आपको यहाँ पर ग्रहणी रोग देखने को मिल जाएगी। या फिर भू संतोषतो भैरो ग्रहणीम अभिदुष्यते, या फिर जो आपकी अग्नि मांद के दौरान अहित भोजन कर रहे हो। कहने का मतलब है जो मेन फैक्टर है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो मेन फैक्टर है वो है आपकी अग्नि का मांद होना। ठीक है, अगर आपकी अग्नि मांग बोल दो या इसे हम मंद अग्नि बोल दो, अगर आपकी मंद अग्नि है, जैसे मान लो कि अगर आपको अतिसार हुआ है, अतिसार के बाद भी क्या होती है, मंद अग्नि होती है, उसके बाद आप अहित भोजन कर लेते हो, तो भी आपको ग्रहणी रोग देखने को मिलेगा। या बेशक आपके अतिसार नहीं है, अतिसार नहीं है, बस अग्निमांद है, और इसी अग्निमांद के चक्कर में आपने यहाँ पर अहित भोजन फिर भी कर लिया, तो फिर भी आपको ग्रहणी का रोग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी अग्नि मांद है तो उस केसेस में आपको ना अहित भोजन करना है, अहित भोजन नहीं करना है, क्योंकि अहित भोजन करोगे तो वहाँ पर आपको ग्रहणगत रोग देखने को मिल जाएगा। मेन क्या है आपका अग्निमांद, जब जब केसेस में आपकी अग्निमांद रहेगी तब तक आपको यहाँ पर ग्रहणगत रोग देखने को मिलेंगे, या फिर ग्रहणगत भी देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अतिसार देखने को मिल सकता है, अर्श देखने को मिल सकता है, और ग्रहणी। जैसे मैंने ट्रिक क्या बताई थी, आग बताई थी, आग, इस आग से। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो ये इसके निदान है। फिर हम बात करते हैं पूर्व रूप की। तो पूर्व रूप क्या होते हैं, कि आपको तृष्णा लगने लग जाएगी, बल का क्षय होने लग जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, बल का क्षय क्यों हो रहा है, तृष्णा की हो रही है। देखो और भी अगर पढ़ लेते, आलस्य होगा, खाए हुए अन्न का विधा हो जाएगा, शरीर में भारीपन हो जाएगा। आप समझे कि ग्रहणी क्या है, एक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है,
मतलब इसमें जो भी आहार है ना उसका पाचन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी है वो कोई न्यूट्रिएंट वगैरह, विटामिन, प्रोटीन कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो भी आ रहा है बॉडी से बाहर निकला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बल का क्षय हो गया है ना, और जो भी लिक्विड पोर्शन है वो भी बाहर निकला है, तो तृष्णा भी देखने को मिल सकती है। और जब बल ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी, तो आलस्य देखने को मिल जाएगा। जो खाए हुए अन्न का विदा हो जाएगा, ये भी सही है, तो शरीर का में भारीपन देखने को मिल जाएगा, कुछ पूर्व रूप है। देन संप्राप्ति की हम बात करते हैं, तो संप्राप्ति में बताया गया है कि निदानों के सेवन से वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। देखो जब भी कोई समझ में ना आए कौन सा दोष प्रकोपित होता है, तो आपको हमेशा लिख देना है वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं, अग्निमांद होते हैं, आम की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो के बताते आ रहा हूँ कि ये 3-4 चीज सेम रहती है कि निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होता है, अग्निमांद होती है, आम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इसके बाद नीचे का जो केरेटिन, नीचे का जो मटेरियल है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू रोग, ठीक है। जिस प्रकार का रोग होता है उस प्रकार से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये आप हमेशा याद रखना कि निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होते हैं और अग्निमांद होती, आम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और उसके बाद रोग के अनुसार जो भी डिजीज होगी उसके अनुसार जो नीचे का मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि षष्ठी पिधरा कला ग्रहणी दूषित हो जाएगी, मतलब षष्ठी पिधरा कला वही ग्रहणी है ना, तो ग्रहणी के अंदर ये तो क्या होता है, हमारी षष्ठी पिधरा कला होती है, तो उसकी क्या हो जाएगी, दुष्टि हो जाएगी। अगर इसकी दुष्टि हो गई, यानी कहीं ना कहीं अग्नि की दुष्टि हो रही है, जठर अग्नि की दुष्टि हो रही है, तो जठर अग्नि की दुष्टि हो जाएगी, चाहे पक्वमाल लो चाहे अपक्वमाल लो, दोनों ही अन्न का कह रहे हैं अधोमार्ग से निरण हो जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो मल कभी रुक रुक कर आएगा, कभी पतला आएगा, तो इसकी वजह देखने को मिलेगी, और उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रहणी रोग कहते हैं, ठीक। देन उसके बाद दोष कौन सा, दोषज है, दूसरी रस है, अन्न है, पुरीस है, स्रोतस अन्न व स्रोतस है, पुरीस व स्रोतस है। स्रोत दृष्टि के अंदर संग भी हो रहा है, अति प्रवृत्ति भी हो रही है, मतलब रुक भी रहा है, कभी ज़्यादा निकल रहा है। अग्नि दृष्टि के अंदर अग्नि कैसी हो रही है, मंद हो रही है, ठीक। अब साध्य साध्य की बात करते हैं। अगर ये गृहिणी बालकों में होती है तो साध्य होती है, अगर युवावस्था में होती है तो कृतसाध्य होती है, अगर बूढ़े अवस्था में होती है, वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में तो असाध्य होती है। आज गृहिणी के अंदर केवल एक दोष इन्वॉल्वमेंट है, साध्य है। अगर तीन दोष इन्वॉल्वमेंट है तो कृतसाध्य है। अगर संग्रह ग्रहणी, देखो ये संग्रह घटी तंत्र ग्रहणी आगे हम देखेंगे कि ग्रहणी के प्रकार के अंदर संग्रह ग्रहणी और घटी तंत्र ग्रहणी। अगर संग्रह ग्रहणी तो दूसरी चिकित्सा होती है इसकी, और घटी ग्रहणी की हमारे असाध्य होती है, ठीक। अभी देखो, अभी हमने एक बार थोड़ा रिकैप करा देता हूँ जल्दी से कि हमने गृहणीगत रोग के अंदर क्या देखा। अब ये चैप्टर नंबर 6 है रोग निदान का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गृहिणी रोग। अब इस गृहिणी रोग को हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका डुडोनियम वाला पार्ट होता है उसे गृहिणी बोलते हैं। अब उस गृहिणी के अंदर क्या रहती है, आपकी जठराग्नि रहती है। गृहिणी क्या होता है, आपका आश्रय होता है, उसके अंदर रहने वाली अग्नि या जठराग्नि क्या होती है, आश्रय होती है। अगर ये अग्नि मंद हो जाएगी, अगर ये अग्नि मंद हो जाएगी तो जो भी आहार आएगा और जो भी आहार आएगा उसको अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, वो बिना पचे या अपक्व व पक्व दोनों ही मल क्या रहे, हमारी अधोमार्ग से गुदामार्ग से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। देन इसके बाद आता है वातिक ग्रहणी, ठीक है। वातिक ग्रहणी के यहाँ पर कुछ लक्षण बात करेंगे, देखो। अब ये देखो यहाँ पर गृहिणी के पहले भेद बता देता हूँ मैं कि गृहिणी के भेद, तो गृहिणी के भेद कितने प्रकार के होते हैं। देखो आचार्य माधव ने 6 प्रकार के बताए, वातज गृहिणी, पित्तज, कफज गृहिणी, सन्निपातज संग्रह गृहिणी और घटीतंत्री गृहिणी। तो इनको मैं लिख देता हूँ। ये किसने बताए, हमारे आचार्य माधवकर ने बताइए। 6 प्रकार के बताए किसने, माधवकर ने, ठीक। तो ये 6 प्रकार के बताइए, वातिक, पित्तिक, कफज, सन्निपातज, संग्राही और घटीतंत्र गृहिणी। अब देखो, अगर मैं इनके वातिक रहने का निदान बोलूँ तो निदान मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निदान मैं आपको हर एक ऑलरेडी वीडियो में बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ के अंदर भी, हाँ, और फर्स्ट पेपर के अंदर भी जो बताई है, और जो शुरुआत के चैप्टर में मैंने पूरा आपको टेबल दिखाया है कि वही आपको वातिस के शारीरिक निदान, व्यावहारिक निदान, मानसिक निदान और जो भी है, और ऋतुओं के अनुसार ये सारे निदान आपको मैंने दिखाए थे, वो वहाँ से आपको चेप देने हैं, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो तो निदान आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने नोट्स में नहीं लिख रहा है तो आपको भी नहीं लिखना है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है, सेम वही निदान है। अगर मैं पूछता हूँ कि वातज के क्या निदान हो सकते हैं, वातज गृहिणी के निदान यानी वातज के क्या निदान है, वही कि पहले तो आपको श्लोक याद होना चाहिए, रूक्ष शीत लघु सूजम चलो विशद खरम, मतलब वही है कि रूखा सूखा नहीं खाना है, शीत नहीं खाना है, लघु नहीं खाना है, या फिर अनशन अति रूक्ष नहीं खाना है, या फिर वेगों को धारण नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, ठीक है, अति व्यायाम नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ वातज की होती है, ऐसे पित्तज कैसे कफज गए। तो हमें केवल यहाँ पर ग्रहणी के भेद के अंदर स्पेसिफिक भेद देखने वाले हैं। जैसे पहला हम देखेंगे वातज ग्रहणी। तो वातज ग्रहणी में बताया गया है कि ग्रहण किए हुए अन्न का कष्टपूर्वक पाक होना, मतलब जो भी आहार खाओगे तो उसका बड़ी कष्टता से पूर्वक से होगा। देखो अगर आपको वातज ग्रहणी है तो जो आप ये आहार खाओगे वो बड़ी कष्ट पूर्वक से आपके अंदर डाइजेशन होगा। देन मुख वैरस्य अन्न का अमल पाक होगा। मुख कैसा होगा, वैरस्य होगा,
ठीक है। वैरस्यता आ जाएगी और अन्न का कैसा पाक होगा, अम्ल पाक होगा। ठीक है, अन्न का कैसा पाक होगा, अम्ल पाक होगा। खरांगता देखने को मिलेगी आपको। ठीक, और खरांगता देखने को मिलेगी। देन उसके बाद क्षुधा और तृष्णा देखने को यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक, देन ये दिखता है। और गोदाम में कर्तनवत पीड़ा और हृदय पीड़ा देखने को मिलेगा। सर्वरक्षण बच्चनों की इच्छा होगी, तो इसको हम बोलते हैं गृद्धि सर्वरसा नाम। तो यहाँ पर इसको देखो, राइटिंग थोड़ी यहाँ पर बेकार हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़े लेट नाइट में आपके लिए नोट्स बनाए थे ये, और ऊपर से लाइट भाग गई थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इतनी गर्मी में रात में एक कमरे में बैठ के वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ी यहाँ पर राइटिंग ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एक बार मैं देख लेना। भोजन के पच जाने पर तथा पाचन काल में अधिमान होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भोजन पच जाए, जब भोजन पच जाए तो यहाँ पर आपको अधिमान देखने को मिलेगा। वैसे भी जो वात है वो कब बढ़ता है भाई, आपने पहले भी पढ़ा है कि भोजन के स्टार्टिंग में कब बढ़ता है, और भोजन के मध्य में गर्पित बढ़ता है, और जब भोजन का पाक होता है, पाक होने के बाद तो कब वात बढ़ता है। तो वात बढ़ रहा है तो यानी भोजन के पच जाने के बाद क्या बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, यानी वातिक ग्रहणी के अंदर इरेक्शन देखने को मिलेगा। फिर पित्तज ग्रहणी, देखो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए वातक ग्रहणी के लक्षण है। ठीक है, कि वातक ग्रहणी के थोड़े से अलग होते हैं लक्षण, और सभी के तो आप इनका रिलेट कर ही लोगे। जैसे पित्त ग्रहणी क्या है कि रोगी का जो पीत वर्ण होना, अजीर्ण होना, नील पीता वर्ण का मल का विसरण होना, निरसरण होना, पीयुक्त अम्लोद्गार आना, हृदय तथा कंठ में दाह होना, अरुचि तथा तृष्णा होना। ठीक है, कफज ग्रहणी के अंदर बताए जाते हैं खाए हुए आहार का कठिनता से पाचन। देखो यहाँ पर भी ग्रहणी के अंदर क्या था कि यहाँ पर भी कष्टपूर्वक से पच रहा था, और कफज ग्रहणी के अंदर भी कष्टपूर्वक से वो पच रहा है। फिर हल्लास होना, हल्लास होना, छर्दी होना, अरुचि होना, मुख के भीड़ में मुख के भीतर, तो ये पता नहीं क्या लिख दिया है मैंने भी। ठीक है, तो ये मैं देखो ये मुख के भीतर, ये गलत लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर मुख के भीतर ऐसे मल का लेप हो जाना, ये होगा मल का लेप। ठीक है, थोड़ा देख लेना यार राइटिंग इस। ठीक है, मुख के भीतर ऐसे लेप हो जाता है ना इस तरह से। तो मुख माधुर्य हो जाना, काश विष्टन और विष्टन रोग हो जाना, उदर गौरवता सदन हो जाना, मैथुन में अनिच्छा होना। ठीक, पतला आम युक्त होना, गुरु तथा कफ युक्त मल का निर्जरण होना। ठीक, देन संधि बाधस के अंदर क्या होगा, तीनों के आपको मिश्रित लक्षण मिलेंगे, वातिक के भी, पित्त के भी और कफज के भी। फिर संग्रह ग्रहणी की बात करते हैं, तो संग्रह ग्रहणी में क्या होता है, आंत्र कूजन होता है। आंत्र कूजन मतलब कि मतलब इंटेस्टाइन से आवाज़ आती है, और आलस्य आता है, दुर्बलता आता है, साद होता है, तरल शीत कदाचित घन स्निग्ध आम पिच्छयुक्त अत्यधिक मात्रा में मल का शब्द एवं मंद मंद वेदना के साथ। तो यहाँ पर मल के बारे में बताया गया है कि बहुत तरल आ सकता है, ठंडा आ सकता है, और घना आ सकता है, स्निग्ध आ सकता है, आम युक्त आ सकता है, पिछल युक्त आ सकता है, ज़्यादा मात्रा में आ सकता है, और शब्द के साथ आ सकता है, और कम वेदना के साथ आएगा। ठीक है, मल के बारे में बात की गई है। और दूसरा आक्रमण एक पक्ष एक मास तथा 10 दिन या प्रतिदिन भी हो सकता है। मतलब इसका आक्रमण बताया गया है कि कब कब ये रहता है, तो ये 10 दिन, मतलब पक्ष में 15 दिन होते हैं, एक मास में 30 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, या प्रतिदिन इसका आक्रमण देखने को मिल सकता है। इसका प्रकोप दिन में होता है, तो इसका प्रकोप कैसे होगा, दिन में होगा, और रात्रि में शांत हो जाता है, और ये सामवात से उत्पन्न होता है। तो इसे संग्रहणी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संग्रह ग्रहणी पूछा जाए तो याद रखना ये सामवात से उत्पन्न होता है, इसे संग्रह ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, किस तरह से याद रख सकते हो, इसको याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि आंध्र कूजन, और यहाँ पर जैसे मान लो कि हॉस्टल के बच्चे हैं, और हॉस्टल के बच्चे जब रात में मान लो लाइट भाग जाती है, तो वो कबूतर की या फिर कौए की, मोरा की, सब तरह की आवाज़ निकलने लग जाते हैं, तो आंत्र कूजन इस तरह से याद रखोगे। मतलब कूदने लग जाते हैं, कूदते आवाज़ निकालते हैं, तो आंत्र कूजन। और दूसरा, और ये मैंने बताया है कि इसका प्रकोप दिन में होता है। वैसे तो जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो रात में ज़्यादा प्रकोप करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा अपोजिट रख लेना कि दिन में प्रकोप होता है, रात्रि में शांत हो जाता है। और तीसरा ये ध्यान रख लेना कि ये सामवाद से उत्पन्न होता है। ठीक है, सामवाद, सामवाद का मतलब क्या है कि ऐसा वाद जिसके अंदर शाम की प्रेजेंट हो, मतलब आम की प्रेजेंस हो। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट तो आप ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद घटिया तंत्र आती है। देखो इस घटिया तंत्र के अंदर से क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती है। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर से ऐसी आवाज़ आती है जैसा कि पानी के अंदर, देखो जब तालाब के अंदर से आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई लेडीज़ मटका भरती है तो इसके अंदर गुड़ की आवाज़ आती है ना ऐसे। तो इसी तरह से घटिया, घटी मतलब घड़े के लिए बोला गया है कि जब नदी के अंदर से हम मटके को भरते हैं डुबो के, तो इसके अंदर से जैसी आवाज़ आती है, इसी घटी तंत्र के अंदर भी ऐसी आवाज़ आती है आपकी इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो याद रखना कि इंटेस्टाइन से बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है जैसे आप नदी में से घड़े से पानी भर रहे हो। ठीक है, घड़ गुड़ गुड़ ऐसे करके।
ठीक, तो करवटें बदलते समय तथा मल त्याग के समय जलपूर्ण मशक के समान उदर में शब्द होना। मतलब इसमें से आवाज़ें आएगी आपको, करवटें बदल रहे हो तो आ रही है, मल त्याग कर रहे हो तो आ रही है, ठीक है, जलपूर्ण मशक कर रहे हो तो आ रही है, ठीक है। अत्यधिक दुर्बलता और अतिरिक्त दुर्बलता आ जाएगी और आंतों में दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन आपकी कमजोर हो जाती है तो आपको यहाँ पर घटित तंत्र रोग देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गई हमारी आचार्य माधवकर की। ठीक है, और ये हमारी साम ग्रहणी, ये आमज ग्रहणी। ठीक है, तो इसको और देख लेते हैं। ये जो साम ग्रहणी, ये आमज ग्रहणी, ये विशेष प्रकार की अलग है, इन 6 प्रकार से अलग है। ये आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, एक बार रेफरेंस देख लेना। वैसे आचार्य सुश्रुत ने ही इसको माना है। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि विधिगत या अर्धपक्व आहार को मूर्छित कोपित वातादि दोष ग्रहणी में आश्रित होकर जब ग्रहणी रोग उत्पन्न करते हैं तो उसे साम ग्रहणी कहते हैं। तो साम ग्रहणी या आमज ग्रहणी क्या होता है? तो मतलब तो ये बताया गया है कि जो अर्धपक्व आहार है वो वातादि दोषों के साथ मिल जाएगा और वातादि दोषों के साथ मिलकर वो ग्रहणी रोग उत्पन्न करेगा तो उसे साम ग्रहणी कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अपक्व अन्न था, इस अपक्व अन्न के साथ, मतलब देखो, मैंने बताया था जो गृहिणी है वो पक्व और अपक्व दोनों को बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब इस अपक्व अन्न के साथ दोष मिल रहे हैं, ठीक है। इस अपक्व अन्न के साथ क्या मिल रहे हैं कि वात आदि दोष गृहिणी में आश्रित होकर ये गृहिणी में आश्रित हो जाते हैं, इनसे अपक्व अन्न से मिल जाते हैं तो साम गृहिणी आमज गृहिणी यहाँ पर बन रही है। इसके लक्षण क्या देखने को? विस्टम, कॉन्स्टिपेशन, परसेक्स, सलाइवेशन, अरुचि, भारीपन, हैवीनेस, उदर में वेदना या दाह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं सापेक्ष निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखो, अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि मतलब आपको बहुत सारी डिजीज है, तो उन डिजीज में से आपको यहाँ पर पता करना होता है कि ये जो लक्षण बता रहा है पेशेंट, उसके अनुसार कौन सी व्याधि हो सकती है। जैसे अभी हमने गृहिणी रोग पढ़ा है, उससे पहले अतिसार पढ़ा है और प्रवाही का भी पढ़ा है। ठीक है, गृहिणी रोग मालाब्जोर्म सिंड्रोम, अतिसार डायरिया, प्रवाही का डिसेंट्री। ठीक है, तो इनको आप कैसे पता लगोगे? जैसे देखो, इनको डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल पर्पज से भी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कभी बद्ध तथा कभी द्रव मल त्याग। गृहिणी रग के अंदर क्या है कि हमने पढ़ा है इसकी संप्राप्ति के अंदर, या तो कभी पतला मल आएगा, कभी रुक रुक कर मल आएगा। अतिसार के अंदर क्या है? हमेशा द्रव मल का अधिक मात्रा में निर्गम। देखो, अतिसार के अंदर हमेशा पतला मल आता है, प्रवाहिका के अंदर मल की मात्रा कम होगी। देखो, मल पतला ही आएगा लेकिन मात्रा कैसी होगी? कम होगी। मल का कभी कभी कफयुक्त होना। देखो, गृहिणी रोग के अंदर कह रहा है कफ आ सकता है। अतिसार के अंदर मल का कभी कभी कफयुक्त होना, तो इसका भी अंदर भी कफ आ सकता है। और प्रवाहिका के अंदर सदा हमेशा कफयुक्त रहेगी। देखो, इनके अंदर इफ एंड बट कंडीशन है, मतलब हाँ हो भी सकता है, नहीं भी। तो लेकिन प्रवाहिका के अंदर हमेशा कफ देखने को अंदर मिलेगा। तीसरा, चिरकालीन अनुबंधी व्याधि प्राय अतिसार के पश्चात उत्पन्न होती है। भाई मैंने बताया कि जो गृहिणी का रोग है वो अतिसार के बाद होती है। ठीक है, भाई अतिसार के अंदर क्या होती है? मंद अग्नि होती है, और उसमें आप उसके बाद आप अहित भोजन का सेवन करते हैं तो आपको गृहिणी का रोग देखने को मिलता है। अतिसार कैसी है? आपकी शीघ्रकर व्याधि है। ये चिरकाल व्याधि थी, वो अतिसार हो रहा था, अतिसार के बाद आपने अहित भोजन का सेवन किया था, वो आपको गृहिणी रोग, ये चिरकाल है। लेकिन ये अतिसार बिल्कुल शीघ्रकारी है। ठीक है, अतिसार में क्या है कि आपने उल्टा सीधा भोजन करा तो आपको अतिसार हो गया। और प्रवाहिका भी क्या हो गया? ये भी शीघ्रकार व्याधि देखने को होती है। ठीक है, ये कासरी या दुर्बलता विशेष रूप से होती है। तो भाई गृहिणी रोग के अंदर क्या है? मालाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। तो इसमें क्या है कि जब बिल्कुल खाना पच ही नहीं रहा है तो आपको कोई न्यूट्रिएंट मिलेगा ही नहीं, तो ये कैसा होगा? गृहिणी, इसमें आपको दुर्बलता देखने को मिलेगी। जबकि अतिसार में कह रहा है काश से दुर्बलता विशेष नहीं। जरूरी थोड़ी यार आपको डायरिया हो गया तो आप कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल आपका जो ताकत है वो सारी छिन जाएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, और प्रवाहिका के अंदर भी क्या है? काश से दुर्बलता विशेष नहीं है। ठीक है, उसके बाद गृहिणी रोग के अंदर है कि मल त्याग के पूर्व ऐंठन नहीं होती। तो जब आप मतलब स्टूल पास करते हो तो वहाँ पर कोई भी आपको ऐंठन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। अतिसार के अंदर कि मल त्याग के सेरेक्टम तथा मल त्याग के पूर्व ऐंठन नहीं होती है। ठीक है, और मल त्याग के पूर्व ऐंठन होती है। देखो, प्रवाहिका के अंदर ऐंठन सी होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो मल है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकला होता है, वो कफ के साथ चिपका हुआ होता है इंटेस्टाइन के अंदर, इसलिए इसको ऐंठन सी आपको लगती है। इन दोनों के अंदर ऐंठन सी नहीं लगती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल पर्पज से भी और वैसे भी आपको यहाँ पर अपने नॉलेज के बेसिस पर और दूसरे एग्जाम के पर्पज से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गृहिणी, अतिसार और प्रवाहिका। ठीक है, देखो, जब आप बहुत सारी डिजीजों को पढ़ लो तो ये थोड़ा कंपेरिजन क्या करो कि आप अभी आप बहुत सारे रोग पढ़ोगे तो अल्सर पढ़ोगे, विसूचिका पढ़ोगे, ठीक है, श्वास का सिक्का पढ़ोगे, तो इन सभी को थोड़ा थोड़ा रिलेशन जिससे हो सकता है कंपेयर करोगे तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, रोग निदान पे। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना और मैं आपको डाउट को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो।